हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हमारे द्वारा फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही जो भारतीय अर्थव्यवस्था स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर है, इसके अंतर्गत जनांकीय परिस्थिति का अध्ययन किया जाएगा। कृषि स्थिति, औद्योगिक स्थिति, विदेशी व्यापार की स्थिति और अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा जनांकीय स्थिति है। आप लोगों के लिए एक नया शब्द लग रहा होगा, ये जनांकीय शब्द क्या दे दिया मैडम ने, या ये क्या परिस्थितियाँ है। हमारे देश में रहने वाले जनसंख्या टोटल कितनी है, उनका घनत्व कितना है, कितने स्त्री हैं, कितने पुरुष हैं, कितने शिक्षित हैं, कितने अशिक्षित हैं, कितने ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, कितने शहरी क्षेत्रों में रहते हैं, ये सब चीज़ें जनांकीय परिस्थितियों में शामिल हैं। शिशु मृत्यु दर, साक्षरता दर, ये सारी हमारी जनसंख्या की स्थिति को बताने वाली बातें हैं। आप अच्छे से जानते हैं हमारी 85% जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। उस समय विशेष के अंदर हमारा देश गांव का देश था, शहर या नगर या कस्बे बहुत कम मात्रा में डेवलप हुए थे। तो ऐसी स्थिति के अंदर जनसंख्या जो थी उसकी स्थिति बहुत ही दयनीय टाइप की पाई जाती थी, चाहे साक्षरता का स्तर हो, चाहे सामाजिक स्तर हो उनका, चाहे आर्थिक स्तर हो उनका। अब हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था में जनसंख्या किस किस प्रकार की जनसंख्या संबंधित कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती थी। जनांकीय परिस्थिति पेज नंबर आपके 9 पर दिया हुआ है, ये 9 और 10 के अंतर्गत दिया हुआ है। ब्रिटिश भारत की जनसंख्या के विस्तृत ब्यौरे सबसे पहले 1881 की जनगणना के तहत ही एकत्रित किए गए थे। भारत में सबसे पहली सरकारी जनगणना 1881 के अंतर्गत की गई थी और हर 10 वर्ष के पश्चात लगातार वर्तमान तक 2011 तक आंकड़ों का संग्रहण किया गया है, जनगणनाएं की गई हैं। आपको ये पता करना है 2021 में कौन सी जनगणना की जाएगी। यद्यपि इसकी कुछ सीमाएं थी, फिर भी इसमें भारत की जनसंख्या समृद्धि की विषमताएं बहुत अधिक स्पष्ट थी। बाद में प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जनगणना होती रही। 1921 का जो वर्ष था हमारा, जब हमारी जनगणना की गई थी, उस वर्ष की जनगणना को हमारे जनसंख्या जनांकीय संक्रमण का 2 भागों में विभाजन माना जाता है। मतलब 1921 से पूर्व की जनगणना पर जो स्थिति सामने आ रही थी और 1921 के बाद जो स्थिति सामने आ रही थी, दोनों ही विपरीत थी या डिफरेंस उनमें पाया जाता है। तो 1921 की जनगणना को जनसंख्या विभाजक वर्ष भी माना जाता है। वर्ष 1921 से पूर्व का भारत जनांकीय संक्रमण के प्रथम सोपान में था। द्वितीय सोपान का प्रारंभ 1921 के बाद माना जाता है, किंतु उस समय तक ना तो भारत की जनसंख्या बहुत ही विशाल थी और ना ही उसकी समृद्धि दर ही बहुत अधिक थी। 1921 से अधिक भारत में पहले कोई बहुत ज़्यादा जनसंख्या नहीं पाई जाती थी और ना ही उसकी कोई वृद्धि दर अधिक थी। सामाजिक विकास के विभिन्न सूचक भी बहुत अधिक उत्साहवर्धक नहीं थे। कुल मिलाकर साक्षरता दर 16% से भी कम थी। इसमें महिला साक्षरता की दर नगण्य थी, केवल 7% ही आंकी गई थी महिलाएं साक्षरता दर 1921 से पूर्व। जन स्वास्थ्य सेवाओं से मतलब है हेल्थ पॉलिसीज़, हेल्थ फैसिलिटीज़, तो अधिकांश को सुलभ ही नहीं थी। जहाँ ये सुविधाएं उपलब्ध भी थी वह नितांत ही अपर्याप्त थी। परिणाम स्वरूप जल और वायु के सारे फैलने वाले संक्रमण रोगों का प्रकोप पाया जाता था। उनसे व्यापक जनहानि होना एक आम बात थी। कोई आश्चर्य नहीं था, उस समय सकल मृत्यु दर बहुत ऊंची थी। विशेष रूप से शिशु मृत्यु दर अधिक चौंकाने वाली थी, क्योंकि पहले हॉस्पिटलों में डिलीवरियां नहीं होती थी। अब जैसी सुविधाएं तब नहीं पाई जाती थी। शिशु जन्म के साथ ही मृत्यु हो जाए या शिशु 1 वर्ष के भीतर ही मृत्यु हो जाए, शिशु मृत्यु दर में शामिल होते हैं। देश में शिशु मृत्यु दर 63 प्रति हजार हो गई थी और उस समय तो ये दर 218 प्रति हजार थी। वर्तमान में तो 63
बच्चों की मृत्यु का आंकड़ा सामने आ रहा है, लेकिन उस समय हमारे 218 बच्चे मृत्यु का शिकार हो जाते थे। जीवन प्रत्याशा कहते हैं जीवन जीने की औसत आयु। जीवन प्रत्याशा स्तर भी आज के 63 वर्ष की तुलना में केवल 32 वर्ष ही था। मतलब उस समय 32 वर्ष मैक्सिमम आयु थी जब तक व्यक्ति जी पाता था। विश्वस्त आंकड़ों के अभाव में ये कह पाना कठिन है कि उस समय गरीबी का प्रसार कितना था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत में अत्यधिक गरीबी व्याप्त थी। परिणाम स्वरूप भारत की जनसंख्या की दशा और भी बदतर होती जा रही थी। बच्चों, एक टॉपिक, और ये तो हमारी भारत की जनसंख्या की स्थिति थी। अब हमारे द्वारा एक और टॉपिक का अध्ययन किया जाएगा जिसे व्यावसायिक संरचना कहते हैं। व्यावसायिक संरचना, जिसके अंतर्गत व्यवसाय का विभाजन किया जाता है प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं, तृतीयक क्रियाओं के अंतर्गत। भारत की उस समय विशेष की व्यावसायिक संरचना किस प्रकार की थी? अधिकांश जनसंख्या को रोजगार किन से प्राप्त होता था? ध्यान से सुनना और समझने का प्रयास करना। औपनिवेशिक काल में विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में लगी कार्यशील श्रमिकों के आनुपातिक विभाजन में कोई परिवर्तन नहीं आया था। कृषि सबसे बड़ा व्यवसाय था। इसमें 70 से 75% जनसंख्या लगी थी। विनिर्माण और सेवा क्षेत्र, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाएं हो गई हैं हमारी। विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में क्रमशः 10% तथा 15-20% ही जन समुदाय को रोजगार मिला हुआ था। क्षेत्रीय विषमताएं मतलब कहीं पर आय के स्रोत अधिक थे और कहीं पर आय के स्रोत बिल्कुल भी नहीं थे। तो क्षेत्रीय विषमताओं में वृद्धि एक विशाल विलक्षणता थी। उस समय की मद्रास प्रेसिडेंसी, आज का जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल प्रांत है, उसके अंतर्गत जो मुंबई और बंगाल के कुछ क्षेत्रों की कार्यबल की कृषि क्षेत्र पर निर्भरता में कमी आ रही थी, क्योंकि वहाँ औद्योगिक घराने डेवलप होने लग गए थे। विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों का महत्व तदनुरूप बढ़ रहा था, किंतु उसी अवधि में पंजाब, राजस्थान और उड़ीसा के क्षेत्रों में कृषि में लगे हुए श्रमिकों के अनुपात में भी वृद्धि आंकी गई थी। ये हमारा बच्चों व्यावसायिक संरचना का स्वरूप था हमारे उस समय विशेष के अंतर्गत। आज के लिए इतना ही करेंगे, फिर आधारिक संरचना जिसे कहते हैं, और ये हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।